नमस्कार। आज मैं फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इस श्रृंखला में हम जो रिटायर्ड लोग हैं, जो रिटायर्ड अफसर हैं, वो रिटायरमेंट के बाद कैसे जीते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या जीवन में उन्होंने किया, उसके बारे में एक मुलाकात करते हैं। और आज हम कर रहे हैं मुलाकात मोहम्मद अख्तर साहब से, जो डिप्टी एसपी नोएडा में रहे, जिनका अपना एक नाम है। बहुत ही ईमानदार अफसर रहे और बहुत ही कार्यकुशल अफसर रहे और गांव से चल के शहर में रहे। दोनों जगह ही उनका अच्छा राब्ता है आज भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सर। तो मैं आप चाहूँगा कि आप शुरुआत से करें कि किस गांव में थे, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, उस यात्रा का थोड़ा सा हमें जो है इनसाइट बताएं। मैं सर मोहम्मद अख्तर सैफी मेरा नाम है। रहने वाला मैं ऐसे गांव का हूँ जो आबादी एक है लेकिन वो दो प्रदेशों में बट गया। मेरे गांव का नाम सन्यासियों वाला है, वो उत्तराखंड में आ गया है, और दूसरा हिस्सा राघू वाला कहलाता है, वो उत्तर प्रदेश में। दो तहसील थी पहले, अलग पूरा यूपी था पहले। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। उधम सिंह नगर जिला कहलाता है उत्तराखंड का, जसपुर मेरा थाना तहसील है। मेरा बचपन तो गरीबी में गुजरा। मेरे वालिद एक तरह से मजदूर थे। मैं अपने भाइयों में बड़ा, हाँ, मेरे वालिद बड़े ईमानदार थे और कर्मठ थे। उनसे मैंने सब वो सीखा है, ईमानदारी और कर्मठता, सच्चाई उनसे सीखी मैंने। किसी का कभी कोई पैसा, भले ही घर में भूखे रहे, लेकिन किसी से पैसा नहीं लिया, ब्याज पे भी नहीं लिया। कर थोड़ा बहुत मेरी पढ़ाई में कभी जेवर उवर रखना पड़ा उनको मेरी पढ़ाई के लिए। उस समय तो ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी उधार नहीं मिलता था। फिर आप जब ये बता रहे हैं तो आप थोड़े से इमोशनल होते जा रहे हैं उन यादों में। सर बिल्कुल, वो वक्त ऐसा था। मेरा गांव ऐसा था कि वहाँ से उस समय तो सब छप्परों के घर होते थे सर, और हमारा इधर मुरादाबाद दूर तक के लोग, वहाँ से गाड़ियाँ जाती थी, बैल गाड़ियाँ होती थी पहले, 2 बैलों की। और वो हमारा आगे वन इलाका कहलाता था जसपुर का। वहाँ से वो बीन और पूले काट के, आप जानते हैं दाब के पूले, वो सब लाते थे और वो हमारे घर के सामने से निकलते थे। पूरा गहरी एक पूरा वो बन जाता था। वो चलते चलते गांव में क्या हो जाता था कि जो रास्ता था वो नीचे हो जाता और खेत वगैरह ऊपर रहते सारे थे। वो तो ऐसा ही था वो। हमको कभी कभी सपने में याद दिखाई देता उस वक्त का। तो वो वक्त था, लेकिन इतनी मोहब्बत थी सर, इतनी मोहब्बत थी दोनों गांव में। हम पूरे गांव, दोनों गांव में खेला करते थे रात को, बच्चे सारे सब। कोई यही नहीं था कि जमादार भंगी का है, या ये जमात जाटव का है, या ये चौहान का है, या ये मुसलमान का है। आपने कौन से वहां से स्कूल, क्या गांव में था कोई स्कूल? गांव में प्राइमरी स्कूल गांव से था। फिर मैंने ठाकुर द्वारा से इंटरमीडिएट किया। एक माफ करना, एक बात रह गई कि आप कितने भाई बहन हैं? आपने ये तो बता दिया कि आप सबसे बड़े थे। हाँ, हम 4 बहन और 4 भाई। मुझसे 2 मेरी बड़ी बहनें, और फिर उसके बाद मैं, और फिर 2 एक बहन, मेरे बाद एक भाई, 2 भाई 1 बहन। एक सबसे फिर छोटा भाई, 7वां और 8वें नंबर पे छोटी बहन। ऐसे 8 बच्चों को पाला हमारे वालिद माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके। और तो जब आप छोटे थे, आप सोच रहे थे, तो आपने क्या सोचा था आगे के लिए कि मैं क्या बनूंगा? हाँ, वो बताता हूँ मैं सर। पुलिस से, वहाँ तो चौकीदार से भी लोग डरते थे उस समय। सिपाही तो बड़ी चीज सर। हाँ। और मैं इंटरमीडिएट तक मैं तो बस ठाकुर द्वारा गया और आया। मेरी कंपनी नहीं थी, मैं लड़कों के साथ भी नहीं जाता था, अलग जाता था। अपना जो स्कूल में पढ़ाया वो मैं दोहराता हुआ आता था।
और सुबह जब जाता था तो वो याद क्या हुआ हमें दोहराता जाता था, इसलिए मैं लड़कों से अलग रहता था। पैदल जाते थे 6 किलोमीटर सर। उससे पहले और सुबह को वालिद के साथ हम खेत में भी जाते थे 2-3-4 किलोमीटर, कभी ज्वार में तोतेरा खाने, कभी कुछ, अब वहां से फिर जाता था। आपने बताया कि एक चौकीदार से भी डरते थे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं जमाना नहीं था। जानता था। हाँ, पुलिस तो बहुत अच्छा, दीवान को हम समझते थे शायद, जैसे किस्से कहानी सुनते थे ना कि राजा जब आप महाराज के अफसर दीवान। बने, जब आप अफसर बने और पहली बार सर मैं आप थोड़ा अपने पहले वो गाँव- बताऊं हाँ, कि बताइए मैं प्लीज। कितना भोला था हाँ, कि किस्से सुनते थे कि वो बादशाहों के या राजाओं के दीवान होते हैं, दीवान का बड़ा रुतबा होता था। तो पुलिस का दीवान हम समझते थे कि वो दरोगा से ऊपर होता होगा। हमारे गांव में चौहानों का गांव है ज्यादा, वहाँ वो सब टीचर होते थे। सबने इंटर किया, हाई स्कूल किया और बीटीसी किया, टीचर, सारे टीचर। तो हमारा भी वही था कि हम टीचर बन जाएंगे, बनेंगे बीटीसी करके। पुलिस का तो सोचा ही नहीं था। और बस ये था कि वो फिर सिपाही भर्ती हो गए। इंटर के बाद रोजगार की तलाश थी घर में, तो हमारी शादी भी हो गई थी। हमारे ससुर चौकीदार थे, उन्हें बड़ा शौक था पुलिस से। वो पुलिस भर्ती, उन्होंने इसीलिए हमें पसंद किया, लंबाई अच्छी थी कि मैं भर्ती करा दूंगा। और वो हमको 2-3 लड़कों को ले गए, एक अपने गांव के 2, एक जाट का था, एक चौहान का था, एक मुझको, और हम सब लोग नैनीताल भर्ती हो गए। भर्ती होकर खैर फिर हमने मेहनत की। हमारी ट्रेनिंग शाहजहाँपुर हुई। मुरादाबाद नहीं हुई? नहीं, शाहजहाँपुर, आरटीसी शाहजहाँपुर भी। हाँ, और पीछे हमने पीछे इंदौर, हमारे कुछ दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, वो पीटीसी, तो उनकी जो है वो जो पीछे आपने एपिसोड देखा होगा उसमें उनकी मुरादाबाद हुई। हाँ वो अभी तो मैं देखा। दिल्ली पुलिस की उन दिनों ट्रेनिंग 2 जगह होती थी, हाँ, एक मुरादाबाद और फिर लाहौर पंजाब में। पंजाब में, जी जी। तो वो मैं आरटीसी की बता रहा हूँ, कांस्टेबल वाली सर। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा 68 में मैंने इंटर किया, फिर 69 में उसी में तो मैं भर्ती हो गया। मैंने वहाँ मेहनत की, इंडोर प्राइज मैंने लिया वहाँ बस। अच्छा, हाँ। और उसके बाद मैंने वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। मेरा पहला पोस्टिंग हुआ तो मैं गया वहाँ पर थाने में, दीवान पहले लिखते हैं, सब पता होता। उसने एक कागज बढ़ाया, हम 2 लड़के गए थे, एक सुंदर था एक, कि जरा लिखो एक एप्लीकेशन। वो राइटिंग देखना चाहता था, मेरा राइटिंग अच्छा था। उसने कहा तुम दफ्तर में बैठोगे। उसे जरूरत थी, पहले दिन ही आपको उसे जरूरत थी, उसका फायदा हो गया। उसका मुंशी गोवर्धन था, वो बड़ा पुराना था, वो इसके चक्कर में रहता था, चाचू वाचू वो काम नहीं करता था। और दीवान बड़ा वो होशियार था, ब्रह्म स्वरूप, बड़ा बढ़िया राइटिंग टंका करता था। आज भी उसका राइटिंग की मैं वो नजर, क्या थोड़ा डोडे पीता था, डोडे पिया और आके बैठ गया खूब लेता। खैर वो मैंने वो सारा काम संभाल लिया, उसको मजा आ गया पूरा। और उसके बाद तो मैं एसओ की केसधारी भी लिखने लगा। लेकिन मैं उसको अपनी वो तैयारी बुक मैंने कंटिन्यू रखा। मेरे उस्ताद ने बता दिया था कि हालांकि वो तो कह रहे थे उस्ताद तो तुम उसमें रहना, एपी में रहना, तो तुम सूबेदार जल्दी हो जाओगे। लेकिन खैर वो मैंने इसको रखा अपनी तैयारी को। कौन से सन की बात है? ये सन 69 में मैं भर्ती हुआ था और ये 70 की बात है। हाँ जी। 70 से फिर मैंने वो कंटिन्यू, फिर मैं मेरा एचसी वाला एक प्रोविंशियल का टेस्ट होता, वो मैंने क्वालिफाई किया। उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर वाला डायरेक्ट क्वालिफाई कर दिया 74 में। और आप फिर डायरेक्ट मैं सीधे सब इंस्पेक्टर मुरादाबाद पीछे चला। और मैंने सर रेंज को टॉप किया था। अच्छा, 850 हम यूपी से हुए थे, उसमें मेरी 8th पोजीशन थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, जब आप सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म लगा के पहली बार सब इंस्पेक्टर बन के गाँव गए, तो उस गांव में जो एक उससे भी डरते थे, चौकीदार से भी, तो लोगों को क्या फीलिंग आई कि भाई ये भी ऐसे ही हैं जैसे हम हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है? अब लोगों को तो क्या फीलिंग आई होगी सर, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो तो घर का बेटा था उनके, उन्हें तो सबको अच्छा ही लगा ही नहीं था। और आसपास में सब में मैं आसपास में मैं अकेला ऐसा था जो कि थानेदार बन गया था, और दूर तक कोई नहीं था। तो जब आप मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, तो उस टाइम पे जो उस्ताद उस तरह जो ट्रेनिंग में काफ़ी
ऐसे किस्से होते हैं जो कहने लायक होते हैं, उनमें कुछ आप कहना चाहें, इजाफा करना चाहें? ट्रेनिंग का मैं सर शुरू से धार्मिक रहा, नमाज का पाबंद रहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक मुझको अब्दुल सबूर खां, एक वहाँ पर प्रमोटेड हेड कांस्टेबल्स आए थे, मुझसे बड़े थे, वो मुझको वहाँ दूसरे बैरिक में मैंने देखा उन्हें नमाज पढ़ते, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, तो फिर हम दोनों साथ में नमाज पढ़ने लगे। रमज़ान के महीने हमने रोजे रखे सर, और हम तरावी को रात की नमाज के लिए हमने परमिशन मांगी, कुछ दूर पर मस्जिद थी, तो वो परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे, और हम लोग जाते रहे सर, जाते थे वहाँ और आ जाते थे। तो हमारे उस्तादों ने भी देखा होगा, ये तो भाई कहीं कभी कोई हमने फिल्म का मतलब ही नहीं था, हमसे किसी ने कोई जवाब तलब भी नहीं किया। हाँ, तो उन्होंने भी जो है दर्ज कर दिया, जान गए कि ये तो ऐसे नहीं है। हाँ, और बाकी तो और लड़के थे, डायरेक्ट वाले हमारे तमाम लफंगे थे, वो फिल्मों में जाते थे, कहीं होती थी। तो अब जो आपके बैचमेट हैं, तो अब जो बाद में मुलाकात होती है तो उस दौर की बातें भी होती होंगी? जी सर, होती हैं कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर गया और इतने लंबे अरसे में फिर मिलते भी हैं, पुरानी बातें भी करते हैं। हाँ, उस्ताद की भी बातें होती होंगी? हाँ, और कोई खास तो उस्ताद की ऐसी बात नहीं आती, उस्तादों की तो उनकी ऐसी याद नहीं है कि कोई ऐसी काबिल जिक्र हो। ठीक है। तो ये तो आपका ट्रेनिंग का रहा, इसके बाद में आपको फिर फील्ड में आ गए, चार्ज मिला, तो उसमें आपने चार्ज से पहले भी सर अंडर ट्रेनिंग हम सहारनपुर में गए थे, 10-12 लड़के थे जी, मेरे साथ। एक महेंद्र बाना मेरे साथ रामपुर मनिहारान में था, वो एक डिप्टी एसपी का लड़का था, वहाँ जाटी एसओ थे विक्रम सिंह। मैं तो अपनी आदत थी मेरी, सुबह उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, दौड़ भाग करके घूम के आ जाना, और नहा धो के 6-7 बजे मुंशियों के पास बैठ जाना, दफ्तर बैठ जाना, केस जारियाँ पढ़ना, पुरानी ये करना। तो वो सब इंस्पेक्टर थे, उनके साथ जाना है ना साइकिल से खूब। वो विक्रम सिंह कहते थे, देख ये भी लड़की, ये भी है, और एक तू है। वो ऐसी 8 बजे के बाद उठता था, वो सब इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर ही रहा। डिप्टी एसपी रिटायर हुआ। तो ये तो आपको मेहनत का फल मिला? मेहनत का फल, मैं यही कहता हूँ। ऐसा सच्चाई, देखिए ईश्वर ने आपको क्या बताऊँ मैं, 2 ही चीज़ बताई, एक अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का। सच्चाई से आता है वो सारा रास्ता, सच अगर आदमी झूठ ना बोले तो सब सारी सच्चाई की आ जाती, और गलत रास्ता वो झूठ से आता है। गलत रास्ते को छोड़ो, अच्छे रास्ते को अपनाओ, केवल ये 2 ही चीज़ ईश्वर की तरफ से मैं इन पर चला हूँ। और आपने यहाँ सुना ही है, जैसा भी रहा। तो मैं वो सब इंस्पेक्टर की बता रहा हूँ। चार्ज मुझे 82 में मिल गया। अच्छा, टाइम पे मिल गया। मुजफ्फरनगर आ गया था मैं तो उस समय, डीपी सिन्हा मेरे एसएसपी थे। बाबरी हुआ, फिर उसके बाद शाहपुर हुआ, फिर उसके बाद झिंझाना, बहुत बड़ा थाना वहाँ का मुजफ्फरनगर, 3 थाने उसने। तो कामयाब रहा और अफसरों का चहेता रहा। कभी मुझसे किसी ने सर जैसा कहते हैं ना, उस समय तो बहुत ही कम था, लेकिन था फिर भी, लेकिन मुझसे नहीं किसी ने डिमांड करी सर। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही पूछना चाहता था कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो ईमानदार अफसर होता है उसका रहना मुश्किल होता है, पर आप बता रहे हैं आप तो उसके बाद भी अफसरों के सर मैं 84 में झिंझाना से मेरा ट्रांसफ़र हुआ, नथुलाल डीआईजी थे, और वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। सुमांश प्रकाश जी कांग्रेस के थे और आलम मियाँ दूसरे बीकेडी से हुए थे। मैं वहाँ ऐसा था, तो आलम मियाँ वो को ये लगा कि मैंने कांग्रेस वालों की, सुमांश जी की, उनका मैं चहेता था, हालांकि तो थोड़ा बहुत रहता भी है, जो आदमी अगर किसी का थोड़ा बहुत रहता, मगर ऐसा नहीं। आलम मियाँ को लगा कि उन्होंने मेरी मदद नहीं करी, या सुमांश की है। आलम मियाँ जीत गए, उन्होंने डीआई से कह के मेरा ट्रांसफर करा, हालांकि मेरा टाइम भी हो गया था नॉलेज जैसा। मैं डीआई साहब से मिला जाके, किसी के जरिए, बोला तू पागल है, मैंने तुझे अच्छा जान के गाजियाबाद किया है, मेरा गाजियाबाद क्यों ना, गाजियाबाद के लोग सिफारिशें लाते मेरे पास, जा
बेहतर पोस्टिंग बेहतर पोस्टिंग मैंने गाजियाबाद जिला में बेहतर माना जाता था जी। और आया तो वाकई बेहतर लगा, बेहतर था ही। मैं आ गया, मुझे गाजियाबाद में पहला चार्ज मिला भोजपुर, फिर मुझे बिसरख, आपका बिसरख में मैंने खूब खेती की, गेहूं उगाए और वो सब क्या मैंने उसमें वो बोरिंग लगवाया वहां बिल्कुल सूखे में, डिसिम्बल उसके कह के उसकी काफी जगह थी और जगह खूब एंजॉय किया एक साल। हाँ। उसके बाद मुझे विजयनगर, BN राय साहब मेरे SP थे साहब, क्या BN राय साहब की कितनी तारीफ की जाए कम है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे सेक्टर 20 दिया आपका नोएडा। नोएडा में यहाँ मैं उस समय सबसे हाईएस्ट 2.5 साल रहा और यहीं से मैं इंस्पेक्टर हुआ। मुझसे किसी उसके बाद उज्जैन परमार आए, उनसे मैंने कहा सर मैं इंस्पेक्टर हो गया हूँ, मेरा वेटिंग में है, हटा दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक रहो। आप 1 साल फिर रहा SO यहाँ एज इंस्पेक्टर, लेकिन प्रमोशन आया नहीं था जब तक, और बनाए रखा उन्होंने साहब। किसी ने कोई डिमांड नहीं की सर मुझसे। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और बताया। मैं यहाँ से कुछ फैक्ट्रियों से कुछ सामान गया था सर, 10,000 रुपये का किसी को भिजवाया था। मैं जिस दिन यहाँ से प्रमोशन पे जा रहा था तो SP साहब से मिलने गया, वहाँ पे CBCID के अधिकारी आए थे लखनऊ से। उनसे एक तो उन्होंने मेरी तारीफ करके ये कहा कि इसको मेरठ ब्रांच दिला देना, ये मेरा बहुत अच्छा है तुरा। और कहा RI को फ़ोन करके, RI वो 10,000 रुपये मुझसे पूछा उन्होंने, वो सामान कितने का? मैंने कि नहीं सर, वो नहीं, RI को फ़ोन किया, वो 10,000 रुपये दो इनको, और उन्होंने 10,000 रुपये मुझे उस सामान के दिलवाए। तो मेरे साथ तो सर अब ऊपर वाले जब आके अच्छे अफसर मिले। जब आप, ये तो एक पक्ष हुआ कि आप भी अच्छे हैं और आपको अच्छे लोग मिलते गए और आप अपने पिताजी के जो दिखाए हुए रास्ते हैं वो मैं आज उस पे चलते रहे, ईमानदारी से और मेहनत से आपने काम किया। पर जब आप नोएडा में आए तो नोएडा तो एकदम विकसित शहर था और आप उधर से आए, तो क्या फ़र्क आपको लगा? फ़र्क बहुत था सर। मेरा पहले जैसो देहात के ही थाने थे जितने मिले, तो मैंने अपने बच्चों को ये कह के कि मैं तो देहात में रहूँगा, बच्चे में छोड़ नहीं सकता, तो मैंने हिंदी मीडियम के स्कूलों में दाखिले कराए बच्चों के। हाँ, यहाँ मुझे फिर वो हिंदी मीडियम की वजह से वो टेंट में चलता था एक का, उसका वो टेंट में मैंने पढ़ाया बच्चों को। तो लेकिन एक बार मैं अलीगढ़ चला गया, यहाँ पे SDO टेलीफोन के जो थे एक हाई हिल में थे, उनकी बच्चियाँ पढ़ती थी नोएडा में, ANU में, अलीगढ़ मुस्लिम। वहाँ कर्फ्यू लगा था तो मुझे लेकर गए थे यार कि जरा सा बच्चियों को लाना है। तो मैं गया था परमिशन लेकर बाबर्दी। तो मैं गया वहाँ पे, तो उसको मुझे चौकीदार ने बाहर बैठा दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते, केवल यही जा सकते हैं। उन्होंने कहा भी चाचा ने, नहीं कोई नहीं जा सकता। तब से मेरा जहन बदला कि नहीं, लड़कियों को तो ऐसी जगह पढ़ाना सबसे बेहतर है। तब मैंने अपनी 2 बच्चियों को वहाँ दाखिला कराया था, 2 बच्चियों को फिर वहाँ, वरना मैं तो हॉस्टल के खिलाफ था बिल्कुल। नहीं, अच्छा है अपने बच्चों को पढ़ाया और लड़कियों में भी किसी भी तरह से आपने कोई ये भेदभाव नहीं किया, आपने लड़कियों को भी पढ़ाया। ये भी बहुत अच्छी बात है। और नोएडा जैसे शहर में आप रहे, तो आप एज डिप्टी SP कहाँ रहे? मैं एज डिप्टी SP सर, मैं मुरादाबाद से एज डिप्टी SP हुआ 2007 लास्ट में 8 में, और मेरा इटावा पोस्टिंग हुआ, और इटावा में एज CO सैफई ही पूरा 2.5 साल में रहा। और वहीं से मेरा रिटायरमेंट हो गया 2010 में। चलो, आपकी तो बड़ी अच्छी पोस्टिंगें रहीं। आप ये बताइए, अब ये तो आपका पूरा कैरियर की बात हुई, आप आज भी फिजिकली बिल्कुल फिट हैं और आपको रिटायरमेंट हुए कितने साल हो गए? 10 से लगा लें, 10 से 15 साल हो चुके। 15 की करें। तो ये 15 साल में भी आप एकदम फिट हैं, इसका राज क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैंने हमेशा ही कम खाया। अच्छा, चाहे गुर्बत की वजह से कम खाया, नहीं, चाहे तो, जब बहुत मिला तब भी कम खाया। हाँ, अब तो बच्चों को भी मैंने ये कहा कि दाल, कभी बुरा वक्त आए तो दाल रोटी खाते रहो, ऐसे अल्पाहारी जी रहे हैं, कम खाएं, कम खाएं, अनाप शनाप ना खाएं। और ये आपने देखा यहाँ घूमने घामने का थोड़ा सुबह का रखता हूँ,
एक्सरसाइज थोड़ी करता हूँ और तामसिक चीज़ें कम खाता हूँ। हालांकि मैं नॉन वेज हूँ लेकिन बहुत कम खाता हूँ। और Vegetarian कहता है। शारीरिक व्यायाम वगैरह कुछ? हाँ कुछ करता हूँ, थोड़ा सा उछल सुबह कूद, क्या जो वॉक वगैरह? वॉक करता हूँ सुबह। और सुबह की वॉक का भी सर मेरा ये आपने यहाँ देखा होगा, अक्सर मैं यहाँ भी अकेला घूमता था। तो यहाँ मैंने कहा ना मैं धार्मिक आदमी हूँ। मैंने 3 सूत्र हमारे यहाँ आए, वो कहलाती हैं। तो वो मैंने 3 हमारे यहाँ, मैं 100 की तस्बीह, जो 100 की होती है, तो मैं 3 तस्बीह कर लेता था, उसमें मेरे राउंड हो जाते थे पूरे, जितना घूमना चाहिए। अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ, वहाँ घूमने चला जाता हूँ, वहाँ अशोक नगर से आगे उधर, और वो मैंने गिन लिया इतने से इतने तक इतना, इतने से इतने तक इतना, और उतना मेरा पूरा हो जाता है। तो 1 मंथ 2 काज मैं घूमना भी हो जाता और मेरा वो पुण्य के हिसाब से जो वो भी कर लेता हूँ। नहीं, एक जो खासियत आपकी है कि आप प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदमी कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, प्रसन्न चित्त रहता है तो उसका असर पड़ता है। उसके लिए सर एक तो ये है कि ऊपर वाले का कर्म ये है कि जैसे माता जी आपकी कह रही थी पीछे कि मैंने इतनी अच्छी बहुएं नहीं देखी। मेरी बड़ी बहू भी खास तौर से वो तारीफ करती थी। वो ये कहती थी कि मैंने जो देखा है कि आपके यहाँ रात को भी जूठे बर्तन नहीं रहते, और ये सही है। मेरे यहाँ रात को जूठे बर्तन नहीं रहते, सब धो धा के ठीक ठाक करके वो सो। और गर्मी तो मेरी बड़ी बहू हमेशा नहा के, हमेशा बिस्तर पर नहा के जाती। ऐसी छोटी बहू उसका एहतराम करती है। दोनों में इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी कहीं किन्हीं बहुओं में। तो मेरा एक तो ये, मेरी बीवी के मरने के बाद भी, उन्हें भी 10 साल होने जा रहे, मुझे इतना कोई तकलीफ नहीं हुई। बीवी का तो अलग कोई जगह नहीं ले सकता जी। लेकिन वो, और दूसरी बात ये है सर कि मैंने जो अपनी जिंदगी को रिटर्न टू सोसाइटी, मुझे जो सोसाइटी ने दिया है, मैं अब सोसाइटी को वापस कर रहा हूँ। वापस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसमें लगा रहे आप बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हो। आप एक बात मुझे बताएं कि आपकी आजकल दिनचर्या क्या है? मैं बताऊं सर, केवल वही सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह में उठ जाता हूँ। आजकल रात को तो बहुत कम सो पाता हूँ, हर घंटे उठता रहता हूँ। और 4 बजे तो उठ ही जाता हूँ, 4:30 बजे, उससे 3:30 बजे उठ के बाद क्या करते हैं आप? फिर लेट गया तो 4:30। उसके बाद में 1 घंटा मुझे फ्रेश होने में लग जाता है उस समय। उसके बाद मैं घूमने चला जाता हूँ, थोड़ा सा करके नमाज पढ़ के, थोड़ा सा कुछ रात की नमाज होती है उसको पढ़ता हूँ, फिर घूमने चला गया। घूमने आने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि वो सुबह की जो फ़र्ज नमाज है वो मस्जिद में जाके पढ़ लूँ। मस्जिद में पढ़ के फिर मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा व्यायाम करता हूँ, और उसके बाद ऊपर छत पे जो मैंने थोड़ा सा किया। क्या करते हैं आप व्यायाम में? सर थोड़ा सा ये हैंड क्लिप और राइट वेज और पुरानी वही पीटीसी वाली वही आते हैं साथ के अपना। तो और फिर मैं उसमें दिन में आपके पास जो समय मिलता है उसका सदुपयोग कैसे करते हैं? दिन में फिर मैं नाश्ता करके थोड़ा सो जाता हूँ, क्योंकि रात को कम नींद आती है, मैं सोता हूँ। फिर सो जाने के बाद फिर और कोई मुझ पर जिम्मेवारी नहीं है बच्चों की तरफ से या किसी। मैं अपने रिलेशंस में मैंने बनाए हुए हैं अपने सारे रिश्तेदारों से। ज़रूरतमंद कोई भी होता तो मेरी तरफ देखता है और मैं उसकी ऊपर वाले के कर्म से मैं पूर्ति करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अभी हमने सर एक बच्ची झुग्गियों की, सुंदरपुर झुग्गी की, किसी ने बताया, उसने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया बीटेक में, उसके 99% उसके नंबर, मगर वो गरीब की बच्ची थी। उसके भाई ने अप्रोच की तो उसमें आलमगीर ने भी हिस्सा लिया। हमने उसकी पहली फीस जमा की, उसकी अब जो करीब 1.25 लाख जमा होगी, कुछ उसको छूट मिल गई। हमने कहा सारी हम जमा करेंगे। एक बच्ची सर मुरादाबाद की, हमने उसको, उसकी बाप नहीं है, माँ भी बूढ़ी है, 4 और छोटे भाई बहन हैं, वही खर्चा लाती है, किराए का मकान है। वो हमें पता चला था, पहले हमने उसको
एमएड कराया, उसकी फीस 70,000 रुपये हम लोगों ने कंट्रीब्यूट कर कराया। और उसकी पीएचडी मोनार्ड से कर रही है वो, उसने 1,10,000 तो उसने जमा कर दिए उससे लेके। अब हमें फिर उसने अप्रोच करी, तब 1,95 में जमा कर रहा हूँ, उसका करूँगा, एक जमा इकट्ठा कर चुका हूँ, 1 सवा इकट्ठा कर चुका हूँ, उसी में लगा रहा। आप जैसे मिलने वालों से अभी 1,95 फिर उनसे मिला, वीसी से जाके मिला, उनसे अप्रोच की, बोले जी मैं तो नौकर हूँ, मैं आपकी एप्लीकेशन, लड़की से एप्लीकेशन लिखवाई, मैं अपने चेयरमैन को दूंगा, कुछ हो जाएगा तो नहीं तो हमने इरादा कर लिया है कि 1,95 भी हुआ तो 1,95 हम करके, उसके पूरे 3 साल हो गए हैं, अब वो देने लायक बन जाएगी। हमारा मतलब ये खड़े कर दो, पैरों पे खड़े हो अभी वो पैरों पे खड़े हो जाएगी, जैसे पीएचडी की उसको मिल जाती है, वो 3 साल पूरे हो चुके। स्कॉलरशिप नहीं, लेकिन वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में, हाँ, वो टीचिंग जॉब पे प्रोफेसर लग जाएगी, प्रोफेसर। अच्छा, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी बात। तो सर मैं बस इसमें लगा रहा, तो मुझे कोई तो बहुत ही अच्छा काम आप समाज के लिए और मैं बताऊं सर, मैंने आपको बताया था एक मेरा प्लॉट था वहाँ पे रिटर्न उड़ा, मैंने वो बेच दिया था जी, बेच दिया था। उसमें मैंने सारा हिसाब लगाया। एक तो जकात हमारे निकलती है 2.5% साल भर में, वो तो निकलती पूरी फाइल बना रखी है मैंने। मैं आपको जब से जकातें बता सकता हूँ कितनी जकात हर साल निकाली है और किस किस को दी है, ये मेरी फाइल पे, वो बच्चों को छोड़ के जाऊंगा। उसके अलावा मैंने क्या किया, अपने प्रॉफिट का 10% मैंने निकाला जी, जो प्लॉट मैंने बेचा उसका मैंने कीमत उमत सब लगा के, क्योंकि वो भी उसको देना था, टैक्स वैक्स भी, उसमें जितना मुझे प्रॉफिट मिला तब से अब तक। पहले हालांकि वो रेजिडेंशियल के अपने रहने के लिए लिया था, इसलिए रहने वाली चीज पर वो नहीं दिया जाता है जकात जी। तो लेकिन जब से इरादा बन गया बेचने का, तो उस पर जकात वाजिब हो गई। तो जकात के अलावा मैंने 10% उसमें से भी निकाला। अब मेरे पास इतना सारा है, मैं दे रहा हूँ उसमें से और भी 1-2 प्लॉट जो कुछ पैसा बच गया था उससे जो ले रहा हूँ 10%। कल ही मुझे 1,22,000 प्रॉफिट हुआ था, मैंने उसके 12, तो उतने 10% करके लिख दिए फाइल पे। मैं जोड़ता जा रहा हूँ। बहुत अच्छी मैं लोगों से यही कहता हूँ, आप 10% निकालो, सरदारों से भी ज्यादा आप देने वाले बन जाओगे। जैसे आप देते थे, आपके पास लेने वाले कम होंगे। मैं खुद देख रहा हूँ सर। चलो, बहुत ही आपने तो अच्छा एक सिस्टम आप उस पर चले और ये किया। अब मैं इंटरव्यू के अंत में आपसे एक ये बात जरूर चाहूँगा कि आप जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत का फल सबसे मीठा, मेहनत का फल सबसे मीठा, सच्चाई और सहनशीलता। बर्दाश्त करो, दूसरों के काम आओ, जितना दोगे ऊपर वाला आपको उससे ज्यादा देगा। ये तजुर्बे की बातें बता रहा हूं। सच्चाई पर रहो, मजे के खातिर पाप मत करो, मजा खत्म हो जाएगा, पाप आपको जहन्नुम में, नरक में ले जाएगा। सीधे रास्ते पे चलने की चढ़ाई पे मुशक्कत होती है, मुशक्कत की वजह से अच्छाई को मत छोड़ो, मशक्कत खत्म हो जाएगी और वो आपको स्वर्ग में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। यही करें, यही बस कहना। बहुत खूब, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल और एक पूरा स्केच शुरू से लेके आखिर तक खींचा, और जो एक प्रेरणा देगा हमारे लोगों को, सब लोगों को, कि ईमानदारी से, मेहनत से आदमी कितना ऊंचा पहुंच सकता है, और आज रिटायरमेंट के बाद भी किस तरह से स्वस्थ और आनंद में जीवन जी रहे हैं और लोगों के परहित के, दूसरों के हित के कार्य कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज का जो हमारा एपिसोड है ये बहुत ही अच्छा रहा कि ऐसी शख्सियत से, जिससे हमें सबक लेने की आवश्यकता है, उनसे गुफ्तगू हुई, और हम चाहेंगे कि आइंदा भी समय मिलेगा आपको तो हम फिर आपसे बात करेंगे। और जो दर्शक इस बारे में कोई कमेंट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछें, तो हम इनसे फिर बात करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।